हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और चमकते हुए सितारे से जिसका नाम है मयंक हरवानी, जिनकी आई है ऑल इंडिया रैंक 17 सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 के अटेम्प्ट में। बहुत खुशी हो रही है मेरे को क्योंकि जब रिजल्ट आया तो मयंक ने मेरे को मैसेज करके बताया कि सर आई हैव क्लियर्ड एंड देयर इज ऑल इंडिया रैंक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, राइट। मैं मयंक से इंस्टीट्यूट में मिला था और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट आपको याद रखता है और आपको फिर से मैसेज करके बताता है कि मेरा रिजल्ट आया। और मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि आपका रिजल्ट जब भी आए, जैसा भी आए, आप ज़रूर उसे बताएं, क्योंकि एक सीए की जर्नी ऐसी है जिसके अंदर हम नेटवर्क्स बिल्ड करते हुए चलते हैं और आपको पता नहीं है कि कौन कब कहाँ क्या बन जाएगा, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दिन सीए रिजल्ट का सभी के लिए। और जब मयंक का मैसेज आया उसी दिन मैंने मयंक को बोला था दैट विल बी डूइंग अ इंटरव्यू, वी विल बी रिकॉर्डिंग इट। और मयंक ने तुरंत हाँ कह दी थी। सो मयंक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड आपको बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से। थैंक यू सर। मयंक, अब तो खूब सारे दिन हो गए हैं रिजल्ट को आए हुए हैं और हाँ आपने सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं आप सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये टॉपर्स के जो वीडियो होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। रीज़न, इससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। जो क्लियर नहीं कर पाए वो भी यहाँ से कुछ ऐसी टिप्स ले सकते हैं कि वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। और मयंक से हम स्पेसिफिकली पूछेंगे क्या वो टिप्स देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो क्लियर नहीं कर पाए। सो अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, राइट। सब्सक्राइब लाइक सब करवा लिया है। अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि भैया क्या पहली फीलिंग थी जब आपको पता लगा कि ये ऑल इंडिया रैंक निकली है। सर, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हमेशा उनका आईसीआई हमेशा टाइम बाद का निकालता है पर रिजल्ट पहले दे देता है। तो मुझे पता था इस बार भी यही होगा। तो मैं जैसे सुबह से उठा तब से ही रिफ्रेश करने लगा था बार बार। तो जैसे ही होता था एक बार साइट वो क्या होता है एरर दिखाता है जब रिजल्ट अपलोड हो रहा होता है। तो जैसे ही हुआ मेरे दिल की धक धक बिल्कुल पीक पे चली गई, लगता अब तो आ गया रिजल्ट। तो जैसे ही ओके। मैं रिफ्रेश रिफ्रेश करके मैंने अपना सीआर और जो भी रोल नंबर होता है मैंने डाला। तो पहले तो मैंने 461 देखा, तो मैं वो खुश हो गया बहुत। रैंक तो देखी नहीं थी, रैंक की मेरिट लिस्ट देखी नहीं। मैं खुश हो गया, पूरी मम्मी भी थोड़ी इमोशनल हो गई। मैंने मेरी लेट ग्रैंड मदर को थैंक यू बोला था, उनका आशीर्वाद है। हाँ, तो फिर मेरे मम्मी ने फोर्स करा मेरे को, एक बार रैंक देख ले यार, इतने नंबर आ गए, चांस तो बनता है थोड़ा सा। तो मैंने फिर रैंक देखा, फिर और खुशी बढ़ गई ना। फिर मैं मेरे घर में एक ऊपर मंदिर है, उधर चला गया, भगवान को हाथ जोड़े। मतलब मेरी मेहनत तो आई पर भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरी रैंक आने में। तो नाइस। ये था पहला रिएक्शन। आपको आपको पता नहीं था कि आप रैंक लेकर के आने वाले हैं, ऐसा आपने सोचा हाँ, नहीं था। मैं आपको सच बताऊं थोड़ा, तो सुबह से मैं जैसा लॉ का पेपर था इस बार, तो मैं सुबह से भगवान को बोला था एक बार पास करा दो, इतना पास करने जितना तो लिखा है। लॉ के पेपर की स्पेसिफिकली बात करेंगे, माहौल बनाया है मतलब। और पता है, हाँ मतलब मजा रैंक का डबल हो जाता है जब रिजल्ट इतना हाँ, टाइट गया हो, इतना मतलब टाइट। 10% रिजल्ट हाँ गया है। टाइट रिजल्ट बोलूंगा इसको मैं, जिस तरीके से हाँ ट्रेंड हमने देखा है सी इंटरमीडिएट के रिजल्ट का, तो मैं तो इसको टाइट रिजल्ट मान के चलता हूँ। तो आपने जैसे बताया बड़ी खुशी हुई आपको उस टाइम पे एंड यू जम्प्ड विद हैप्पीनेस, सारी चीज़ें हुई। अ, सबसे पहला कौन वो व्यक्ति था जिसको आपने ये न्यूज़ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है ये डिस्क्लोज करी थी। पहला तो सर, मैं मम्मी रिश्तेदारों को, मेरे फादर को फोन कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने जो जिन्होंने मुझे गाइड करा है मेरी जर्नी में, तो मेरा गया था पहला अंजुल सर को, जो जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ उधर गया था मेरा पहला, ओके। मेरा कॉल। हाँ नाइस, अपने अपने टीचर्स को आपने थैंक यू बोला, बहुत हाँ, अच्छी बात है। फिर मैंने जिन्होंने राइट। मुझे पढ़ाया मैंने उनको फिर मैसेज भेजे वो और हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे पास भी मैसेज आया था आपका, मैं बहुत खुश हुआ हाँ था जब आपने बोला कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है। इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट, राइट। बहुत ही बढ़िया। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आजकल के जो जेन जी हैं, स्पेसिफिकली आप लोगों की जो जनरेशन है, बहुत ही तेज़ तरार जनरेशन है, फास्ट जनरेशन है, राइट। रुकना बिल्कुल नहीं है इनको, इनको सब कुछ चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करनी है। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई, इसके युग में आप सब लोग जीते हैं। तो सीए की प्रिपरेशन के दौरान, सीए इंटरमीडिएट की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से आप और इंटरनेट से आप कैसे बचे,
क्योंकि ये बॉटल नेक होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बच्चा बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर मैं इस पे तो आपको ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही, मेरे शायद तक मैंने 11th से मैंने सोशल मीडिया है ही नहीं मेरे पास, मैं हूँ ही नहीं उस पे। देखिए सर, अब आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अभी के अभी इस वीडियो को बंद करके और सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं, क्योंकि आप ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन आप समझिए एक बात को, कि एक जो डेडिकेशन चाहिए वो यहाँ पे झलकती है सर, मयंक में। 11वीं से बच्चा इतना डेडिकेटेड है, कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते आप, नहीं, व्हाट्सएप, नहीं। मतलब व्हाट्सएप तो चलो व्हाट्सएप ठीक है एक सर, तो वो सोशल मीडिया में क्या ही आएगा वो, हाँ वो तो एक नेट कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म है जिससे कम्युनिकेशन। हम बातचीत करते हैं और जुड़ते हैं हाँ, लोगों के साथ। यूट्यूब पे भी केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही काम करते हो, मतलब हाँ। वैसा? कभी-कभी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ी कॉमेडी वीडियोज़ देख ली तो चलता है वो तो। और टीवी वगैरह देखते हो क्या? टीवी टीवी भी नहीं है सर। टीवी नहीं देखते हो? वाह, वेरी गुड, है ये तो पर अच्छी वो आदत है, टीवी उसका नहीं देखते। रिचार्ज नहीं करा और हाँ, ये बढ़िया था, नाइस नाइस। मयंक, मैं अब एक बार हम कुछ और क्वेश्चंस पूछें, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही सभी सब्जेक्ट के लिए। एडवांस अकाउंटिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग, उसके बाद लॉ, और उसके बाद आपका टैक्सेशन। इस बार सर टैक्सेशन और लॉ में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। लॉ, टैक्सेशन और ऑडिट, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैक्सिमम लोग, जिनका भी मेरे पास मैसेज आया, तो ये 3 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को खासा प्रॉब्लम रही है। तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर खासा फोकस करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट से। एडवांस अकाउंट को भी मैं 2 पार्ट में बाँटूँगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है और जो चैप्टर्स वाला पार्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलूँगा जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं वो तो रेफर करो ही, लेकिन जो पास्ट ईयर्स आरटीपीज़, एमटीपीज़ है वो उस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेनली वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। मैंने भी 1-2 क्वेश्चन देखे थे जो अभी रिपीट हुए थे इसी पेपर में। और बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल ठीक पार्ट के, बात है। हाँ, और चैप्टर पार्ट के लिए तो मैं बोलूँगा मॉड्यूल इज़ बेस्ट। उसके अलावा आग उसके ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है जितना इतना एडवांस करने। तो दूसरे पे जाते हैं, जैसे ओके। लॉ पे गए। लॉ पे तो मॉड्यूल सर बेस्ट है, क्योंकि मैंने अभी इस रिसेंट अटेम्प्ट्स में मैं देख रहा हूँ कि जो टॉपिक्स थे जो पहले आईसीएआई अवॉइड करता था, उस अटेम्प्ट में अब वो वही टॉपिक्स पूछने लगा है। तो सिलेक्टिव स्टडी ना करें, पूरा का पूरा हर टॉपिक कवर करें। भले कुछ भी नहीं तो कम से कम एक बार तो पढ़ के ही जाएँ, क्योंकि कुछ भी क्लिक हो जाए लॉ में तो आपको ऐसा ऑडिट के जैसा है भी नहीं कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लैंग्वेज लिखनी है। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बच्चों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी खुद ऑडिट पढ़ाता हूँ और लॉ, थ्योरी सब्जेक्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनसे काफ़ी मेरा वास्ता रहा है और मुझे अच्छा लगता है खुद भी पढ़ना ये। और हम लोग प्रैक्टिस भी जब करते हैं तो यही सब चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो मैं एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पाया हूँ पिछले कुछ अटेम्प्ट में, जो इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो बहुत अंदर घुस करके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप यहाँ वहाँ के कुछ आंसर लिखते हैं तो वो आपको नंबर वहाँ पे मिलते भी नहीं हैं। ठीक है। एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात मयंक ने बोली और उससे मैं एक सवाल कंटिन्यू करना चाहूँगा मयंक से। मयंक, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बच्चे ना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके फेलियर का, कि अगर आप 70 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो हाँ। आपका इवैल्यूएशन उस 70 में से हो रहा है। अभी यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भैया लॉ तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने पूरा पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत तो आप आंसर कर ही देंगे सर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए समझना कि भैया आप पेपर को 100% यहाँ पे अटेम्प्ट करें। और ये हम पूछना भी चाहेंगे, एडवांस का कितना पेपर अटेम्प्ट किया आपने? सबके 100% ही किए होंगे मेरे हिसाब से। सबके 100% सर। कुछ-कुछ पेपर ऐसे थे कि मैं जब तक वो पेपर छीन नहीं लेते मेरे से, मैं लिख रहा था। अब बताइए आप। लेकिन और बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो मेरे को 70 नंबर का आता था, मैंने इतना कर लिया। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपका पार नहीं पड़ेगा, आपको पूरा पेपर करना ही पड़ेगा सर। आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे बोला कि हाँ, 100 मार्क्स का पेपर करना है। राइटिंग स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन ना पेपर के अंदर उसका सोल्यूशन छोटा होता है, लेकिन उसको ना बड़ा लिखा जाता है। इवन जो केस स्टडी होती है आपकी, जो एमसीक्यूज आते हैं, वो भी 2-2 पेज में आते हैं, जिससे ना पेपर बड़ा बल्की लगता है। और हाँ। बच्चों की क्या है, रीडिंग हैबिट नहीं होती। वो रीडिंग हैबिट कैसे बनाई है आपने? क्योंकि ये भी एक सवाल है सर, क्योंकि अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, मैंने रोक दिया आपको लॉ के अंदर, ठीक है।
तो आपने बोला कि जो हमारा स्टडी मैट है उसको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैंने रोक दिया। मैं ये समझना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों की ना रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है, बच्चे फर्रों से पढ़ते हैं, चार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, नोट से पढ़ते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है डिस्कस करने का कि भैया अब जो इंस्टीट्यूट जो है ना वो चाहता है कि आप क्वेश्चन को ना, आप उस केस को पूरा अच्छे से पढ़ें, तभी आपको उस केस स्टडी के जो नीचे एमसीक्यू है उसका 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर हाँ, मिलेंगे। मैं जब जहाँ से रीडिंग हैबिट की बात करूँ तो मेरी ये एक हैबिट थी। मैं 10th और 11th से मैं नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करा था मैंने। तो वेरी गुड। पहले पहले तो ऐसे नहीं, 10th 11th में तो मैं कोई बहुत ज्यादा लॉ की बुक पढ़ लूं या फिर कोई थियरी बुक पढ़ लूं। तो मैंने फैंटेसी नॉवेल्स होती, मैं अपना हैरी पॉटर होगी। हाँ, तो मैं सोचा थोड़ी रीडिंग हैबिट तो बने, तो वो मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा कि मैं ज्यादा देर तक थियरी पढ़ सकता था। इससे मेरी हैबिट हो गई थी और तेज पढ़ ये सकता था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान ज़रूर देना ही चाहिए, राइट। टैक्सेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। लॉ में आपने बताया स्पेसिफिकली, आपने जो मॉड्यूल को फोकस किया और पूरा पेपर करने पे ध्यान देना है सभी सब्जेक्ट के अंदर हमें, राइट। टैक्सेशन की बात करते हैं सर। सो टैक्सेशन में फर्स्ट मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्सेशन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो ओके, उसपे ज्यादा, नाइस। हाँ, उसपे ज्यादातर लोग क्या करते थे, क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो मैं बोलूंगा कि वो भी मैं टैक्स को थियरी ही कंसिडर करता हूँ, लोग उसको ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कंसिडर हाँ, करते हैं। तो मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए तो लॉ ही है बेसिकली। अगर हम पूरे हाँ, सिलेबस को देखें ना, सीए के पूरे सिलेबस को, तो आप कहीं ना कहीं लॉ पढ़ रहे हो, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो पढ़ भी रहे हो, लॉ लॉ है। पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो आप, ठीक है, टैक्स भी, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो आप, तो अल्टीमेटली इट इज ऑल लॉ, राइट। उसका सवाल जो पूछा जा रहा है वो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। और ये बहुत, जैसे कि मतलब मैं ये पहली बार किसी टॉपर ने मेरे को ना ये एनालिसिस दिया है कि भैया मैं तो इसको थ्योरी की तरह ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में नहीं आती हाँ, तो मजा नहीं आता क्योंकि जीवन मैंने में। ये देखा था कि बहुत बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक सेक्शन का लेते हैं, 35 सेक्शन। हम्म। तो उसमें क्वेश्चंस पे एक पार्ट दिया है, पर वो एग्जाम में कोई और पार्ट पूछ लेगा, तो फिर उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, जो सिर्फ क्वेश्चन ही करके गया है। उसने एग्जैक्टली, प्रोविजन पढ़ा नहीं है। हाँ, उसने पूरा प्रोविजन हाँ, पढ़ा नहीं है और वो हाफ में पढ़ के गया है, आधा अधूरा जितना, क्योंकि वो उसने सवाल ही किया है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो कौन सा बुक मॉड्यूल ही पूरा आपने किया या कैसे मैंने किया, क्योंकि टैक्सेशन के मेरे अंदर क्या है, मॉड्यूल बहुत लेंदी है। हाँ, वो उसी पे मैं आ रहा था, क्योंकि मैंने लॉ में मैं फिर भी मॉड्यूल बोलूंगा कि लोगों को रेफर करें, पर टैक्सेशन में जो आपको, जैसे मुझे जिस फैकल्टी ने पढ़ाया था उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, उनका, तो मैंने वही रेफर करे थे, बोथ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। हाँ, तो अब ये बात ना कि सभी फैकल्टीज ना अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उनको आपको होलिस्टिकली पढ़ना है, पूरा प्रॉपरली पढ़ना है आपको। छोटे, मतलब कुछ बच्चे क्या है, शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं, शॉर्टकट से सर कभी पढ़ाई होगी नहीं आपकी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। बिल्कुल। और ग्रुप ये वन मैं की बात हो बोलूंगा गई। हाँ जी। कि जो आप पहले से जो एक नोट्स आपने रेफर करे ना, तो वो पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस वही करो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पहले किसी और फैकल्टी के नोट से पढ़ रहे हैं, फिर किसी और से पढ़ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा लोगों में, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल वो ठीक बहुत बात है। भारी पड़ेगा। वैसे मैं पूछने वाला था आपसे कि आप एक किताब को 5 बार पढ़ने में विश्वास रखते हैं या 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने में विश्वास रखते हैं, शायद एक आपने किताब को 5 बार, हाँ। आपने जवाब दे दिया है, एक किताब को 5 बार, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रुप वन की बात हो गई और आपने बता भी दिया बातों ही बातों पे कि टैक्सेशन जो है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं पूछने वाला था, मेरा सवाल आपने कम कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आगे और सवाल पूछूंगा। सेकंड ग्रुप के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे टिपिकल बच्चों को लगता है जिसके अंदर बच्चे मार खाते हैं, वो है ऑडिट, राइट। तो आप शुरुआत करते हैं ऑडिट और एसएम, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट जो हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग से, तो मैं कॉस्टिंग में तो ये बोलूंगा कि ज्यादा आरटीपीज और एमटीपीज को रेफर मत करो। मॉड्यूल है उसको ही होलिस्टिकली पढ़ो, और पीवाईक्यूज जो जो एक्चुअल पेपर क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करो, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि आरटीपीज का लेवल जो एग्जाम में पूछते हैं उससे बहुत ज्यादा हाई रहता है। हाँ, तो आरटीवी में नया क्वेश्चन आता है। बट मेरे हाँ, हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन का हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरटीपी को बच्चे को जरूर करनी चाहिए। उससे आप सही कह रहे हो, लेवल हाई होता है, लेकिन रीजन क्या है ना आरटीपी करने का, आरटीपी के अंदर नए क्वेश्चन आते हैं और जिस दिन नहीं, इंस्टीट्यूट टफ पेपर बनाएगा उस हाँ, दिन वहाँ पे बच्चा खेलेगा।
नहीं वो तो मैं भी करी थी, मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 बार ना करें एक आरटीपी कोई अच्छा 3-4 मॉड्यूल को 3-4 बार करें, पर आरटीपी को आप एक बार करके कर सकते हैं। मैंने भी सारी आरटीपी करी, जितने मई 24 से जितनी आरटीपीस हाँ आई थी सब करी है, मैं और एक बार मैं उसको करके। मयंक मयंक मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपको आरटीपी, और इस बार तो मॉडल टेस्ट पेपर भी आए थे इंस्टीट्यूट के, हाँ, राइट। वो भी मैं सारे सॉल्व बच्चों करें। को, हाँ वो तो करनी है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कम से कम पिछले 4 से 6 अटेम्प्ट की आरटीपी आप उठा करके करिए, कम से कम। क्योंकि अगर आपने 4 से 6 अटेम्प्ट की आरटीपी कर ली तो लगभग लगभग आपने 100 से 120 क्वेश्चन जो है उस सब्जेक्ट के कर लिए, जो कि अपने आप में, और नए क्वेश्चंस उसमें से, और अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ना कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर कोई नया क्वेश्चन अगर आता है ना एग्जाम में, तो बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि सभी बच्चे उसको ठीक कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिकल में मैं आपको बता रहा हूँ, अब हो सकता है कि कोई बच्चा इससे मतलब राय ना रखे मेरी इस बात से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल जो है, जो कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है, वो अगर आपने पहले कभी देखा हुआ नहीं है ना अपने जीवन में, और वो अगर एग्जाम में आ गया तो वो आपको मारेगा एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी तो फिर भी बच्चा कुछ ना कुछ लिख देगा, थ्योरी में तो वो दिमाग लगाएगा, आपने इतना सारा मटेरियल पढ़ा है, कुछ लिख पाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ना वो आपका टाइम भी खा जाएगा और मार भी लगाएगा आपको, हो सकता है वो आपको फेल करा दे। तो ये बहुत बहुत मतलब यहाँ पे ना बच्चे, क्या है कि अब ये किस्मत की बात समझ लो कि इंस्टीट्यूट खेलता है हर बार, या तो बच्चा खेलेगा या इंस्टीट्यूट खेलेगा, अभी डिपेंड करता है उसकी तैयारी कैसी है। अब इस बार इंस्टीट्यूट ने लॉ में माहौल बना दिया, टैक्स में माहौल बना दिया, ऑडिट में माहौल बना दिया, लेकिन अगली बार हो सकता है कॉस्टिंग में बना दे, कॉस्टिंग बना दे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बना दे, क्योंकि फेवरेट एरिया है इंस्टीट्यूट का खेलने के लिए। हाँ, तो इसमें ना आपको तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। बाकी जैसा बता रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया और वो काम कर गई चीज़, ऑल इंडिया रैंक 17 आई, बहुत अच्छी बात है। ऑडिट की बात करते हैं सर, ऑडिट। सबका बच्चे फेवरेट सब्जेक्ट, और डरते मेरा हैं। सेकंड फेवरेट। ओके, मतलब ग्रुप हाँ, 2 में फेवरेट। फेवरेट है। तो उसको ओके, भले ही वेरी नाइस। पढ़ने में कितनी भी दिक्कत आती हो, पर पढ़ने में मजा भी आता है। मज़ा आता है। हाँ, मेरे हिसाब तो से अगर उसमें ऑडिट में आप सही अप्रोच से पढ़ते हैं, अगर आपको तरीका पता है पढ़ने का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं ऑडिट में तो ये बोलना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो मैं बोलूंगा मॉड्यूल इज द बेस्ट फॉर ऑडिट। हम्म। क्योंकि मैंने भले ही मुझे कितने भी एडवाइस करे, मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस भी करा था कि मॉड्यूल मत पढ़, नोट्स पढ़ ले, मॉड्यूल कैसे पढ़ेगा, इतनी मोटी बुक है। तो पर मुझे पता था पहले दिन से कि मॉड्यूल ही पढ़ूंगा, तो बस उस पे ही स्टिक रहा मैं। और ये बोलूंगा ऑडिट में आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो इम्पोर्टेंट है, पर जब तक आप, क्योंकि इंस्टीट्यूट को चाहिए कि आप उनकी ही लैंग्वेज लिखो, कम से कम उनके कीवर्ड्स तो इंक्लूड करो ही करो। तो जब तक उसको एक ही किताब को मैं तो बोलूंगा मैंने तो 5 बार पढ़ा था ऑडिट, और वो ओके, वेरी पूरा का नाइस। पूरा। और बहुत बढ़िया। ये चीज बोलूंगा कि उनको कोई भी ऐसे टॉपिक स्किप मत करो, क्योंकि मैंने करा था एक, मैंने चैप्टर 2 में मैंने एक पेज स्किप करा, उसी से क्वेश्चन आ गया, और वो भी कंपलसरी चैप्टर वाले 2, में। हाँ, ऑडिट प्लानिंग रिस्क ऑडिट वाला जो है, ऑडिट ऑडिट नहीं, प्लानिंग ऑडिट वाला, राइट। प्लानिंग। हाँ, हाँ प्लानिंग, एक थर्ड ए पेज रिस्क स्किप वाला। करा, उसमें एग्जाम्पल्स थे, वो स्किप करे, वही आ गया। बताइए, हाँ, मतलब कितना मैं तो भारी बोलूंगा पूरा जो करो। है उसका जुर्माना जो लग जाता है, आपका एक पेज छोड़ने का जुर्माना लग गया है वो, सिंगल डिजिट राइट। आती नहीं थी सर। अच्छा फिर उसके उसको फिर वो नहीं कर पाए, उसका मतलब गलत हुआ होगा वो ऑब्वियसली। हाँ, वो गलत हुआ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्या पता किस्मत नहीं, आ गई तो एक नंबर तो मिल ही जाए। लेकिन अब ये ना, ये यहाँ से एक और पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि कुछ भी लिख देता हूँ ऑडिट में ना, बच्चों के नंबर आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि बच्चा ना स्पेसिफिक आंसर नहीं लिख रहा, हाँ, मेरे बहुत भी कुछ जनरलाइज आंसर दोस्त लिख रहा है। थे, ऑडिट का क्या करा, ऑडिट को लॉ की तरह लिया मैंने, समझ लेता हूँ, लिख अपने हिसाब से लूंगा। अब फिर उनको जुर्माना भरना पड़ा। निपट गए। खूब सारे हैं ऐसे, एक नहीं है, खूब सारे, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। इंस्टीट्यूट जो है एग्जामिनर कमेंट्स देता है हर पेपर के बाद, हाँ, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, उसके कमेंट्री आती है कि बेटा बच्चों ने इस पेपर के अंदर कहाँ पे, किस जगह पे मिस्टेक करी है जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कटे हैं, रिपीटेड कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट खुद बताता है, और बच्चा फिर जा करके वही गलती कर देता है। एफएमएसएम की बात करते हैं सर। हाँ, एफएम में मैं बोलूंगा कि मॉड्यूल, इसमें भी मॉड्यूल ही बेस्ट है, क्यों, और मॉड्यूल और पीवाई क्यूज। प्रीवियस ईयर पीवाई क्यूज क्वेश्चन, मैं राइट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा मॉड्यूल से भी, क्योंकि उसमें मैंने
जैसे मैंने करा था एनालिसिस अपने पिछले 4 अटेम्प्ट का, कुछ कुछ क्वेश्चंस में थे पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं, वही हो रहे हैं, तो मैंने बोला पीवाई क्यूज को मैं मॉड्यूल तो करी मैंने 3-4 बार, पीवाई क्यूज को भी 4 बार करा मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, एसएम, और इसमें एक भी और थ्योरी इसमें भी सब्जेक्ट। हाँ, एसएम सर, एसएम मेरा मुझे सबसे हार्ड लगता था, पता नहीं क्यों। क्यों? पता, ऐसा पता क्यों है भाई? नहीं पता नहीं, शुरुआत से ही जैसे ही मैंने, मेरा सेकंड सब्जेक्ट था जो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था, ये मेरे डायरेक्ट टैक्सेशन के बाद, पता ओके। नहीं मेरे कनेक्ट फील नहीं हुआ जितना मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट से फील माहौल हुआ। नहीं बना, मतलब जीवन में, मतलब हाँ, जुड़ाव माहौल फील नहीं नहीं बना। हुआ, प्यार प्यार नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुई, इश्क नहीं हुआ। और भी कुछ रीजन थे, पर मैं बताऊंगा तो दंगा हो जाएगा इधर। आजकल दंगे बड़े हो रहे हैं इंटरनेट पे, दंगे मैं बता रहा ज्यादा हो हूँ। रहे हैं। हाँ, आप तो दंगे हो ज्यादा रहे हैं भाई साहब। करते रहते बहुत बहुत हो रहे हैं भाई साहब, बहुत। गुरुजी को उनका चेला पसंद नहीं आ रहा, चेले को गुरुजी पसंद नहीं आ रहे, हो। जीवन पसंद चल रहा नहीं, है। चलिए, तो अब ना मजा बहुत आ रहा है भाई। लेकिन ठीक है, चलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव ओनली क्रिएटेड द एंटायर सिस्टम, एंड सही नाउ बात। थिंग्स आर देयर। तो ये तो स्ट्रैटेजी की बात हो गई। रिवीजन के नंबर बच्चे पूछते हैं, 5 बार रिवीजन कर लो, 6 बार रिवीजन कर लो। वैसे आपने बता दिया है कि आपने मोटा मोटी 4 से 5 बार रिवीजन किया है हर सब्जेक्ट का। तो इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। फेवरेट सब्जेक्ट में पूछना चाहता था, आपने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। सर, सीए की प्रिपरेशन ना थोड़ी टफ होती है, क्योंकि लंबा टाइम होता है, सिलेबस बहुत सारा होता है, राइट। इसमें जब आप बॉक डाउन हो जाते थे, क्योंकि आप तो टीवी भी नहीं देखते, मोबाइल आप चलाते नहीं हो, राइट, इंस्टाग्राम आप करते नहीं हो, तो आप क्या करते थे? बोर हो जाते थे पढ़ाई से, मन नहीं हो रहा पढ़ने का, क्या करते थे? मैं तो सर, मेरा जैसा था कि मैं, जैसे मैंने हफ्ते में था, मेरे को एक मूवी देखनी है, भले ही कितना भी पढ़ना हो, पर पहले पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हैं। जैसे मैंने 12 घंटे पढ़ लिए 5 दिन लगातार, तो 2 घंटे तो निकाल ही सकता हूँ ओके। फ्री टाइम। ये एक और चीज़ यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, सर दिन में कितने घंटे पढ़े? नहीं, वो मेरा इसमें है कि मैंने घंटे नहीं देखे, मेरा गोल बेस्ड होता था, ओके, मुझे ये ये ना, खत्म ये करना सबसे है। सही स्ट्रैटेजी है। हाँ, पर ऑन एन एवरेज ना, जब आप गोल को भी अचीव करने आते हो, तो मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी इनफ होती है, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ये तो मिनिमम बे रिक्वायर्ड है। हाँ, और लास्ट के 1 महीने में आपको खींचना पड़ेगा 12 से 14 घंटे, वो मॉल आराम बनेगा से। उसमें। हाँ, और वो मैं कह रहा हूँ 12 से 14 घंटे, मतलब इफेक्टिव स्टडी, मतलब सिटिंग आपकी 16 घंटे होगी, हाँ, सिटिंग 15-16 घंटे। अब कोई कहेगा ये अनरियलिस्टिक है, अरे क्यों अनरियलिस्टिक है? करना क्या है तुम्हारे को जीवन में भाई? एग्जाम से 1 महीना पहले अगर तुम्हारे को वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढना है, तो फिर सीए इज नॉट द गेम फॉर यू। एग्जाम से मतलब पहले सर बच्चे तीन इस ही तरीके चीजें की होती तर्क हैं: देते हैं, टीचर भी दे रहे हैं, सोना, अरे नहीं पढ़ना, नहीं, खाना। प्रैक्टिकल नहीं। ये बिल्कुल, 3 चीजें सोना होती हैं पढ़ना बस। खाना, ईट बस। स्लीप स्टडी रिपीट, सिंपल, हाँ, सिंपल फंडा है सर, बिल्कुल। सही। सर, इंटर में तो रैंक आ गई, फाइनल में क्या माहौल बनाना चाहते हैं? रैंक के लिए तैयारी करेंगे? सिंगल डिजिट चाहिए। सिंगल डिजिट चाहिए, अब तो माहौल बनेगा जीवन में। वाह, नाइस, वेरी गुड, थोड़ा यही ऐसा आता है मोटिवेशन ना, चाहिए जैसे सर, यही। मेरा आया था फाउंडेशन में, मेरी कोई रैंक नहीं है उस टाइम पे, तो देता भी नहीं था इंस्टीट्यूट, पर हाँ, डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आया था, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। फिर मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे, उनके उनमें से दो की रैंक है, मैंने बोला ये ला सकते, तो मैं भी ला सकता हूँ, मेरे में क्या दिक्कत है। तो नाइस अभी ये नाइस। आई, हाँ ये आई, तो फाइनल में सिंगल डिजिट चाहिए। मयंक, इस बार ना 90 बच्चे फेल हो गए सर, 100 में से हाँ, 10 पास हुए, 90 फेल हो गए, ठीक है। हालांकि एक ग्रुप का रिजल्ट 27% भी गया है, बट मोर और लेस वहाँ भी 70 बच्चे फेल ही हैं। हाँ। जो बच्चे फेल हो गए उनको मयंक हरवानी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 17 है, एज अ टॉपर, एज अ फ्रेंड, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? कैसे पढ़ाई करें कि भैया अगली बार रैंक ना आए, लेकिन क्लियर तो कर ही ले? पहले तो मैं बोलूंगा कि है ना, अपने आप को विक्टिम मानना बंद करो। इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, तुम खुद की वजह से ही होते हो। तुमने नहीं पढ़ा ना, ऐसा कोई तुमको आके पढ़ा तो सकता नहीं है कि आके पढ़ ले बेटा पढ़ ले, कोई सर पे चाबुक लेके तो खड़ा नहीं होगा, पढ़ना तो खुद को है। अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। और मैं बोलूंगा, अब जो फेल हो गए, मैंने सब फोन फेंक दो अपना, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है ज्यादा अगले अटेम्प्ट के लिए। अब पूरा अपने आप को झोंक दो उसमें।
पास्ट की मिस्टेक एक रिपीट ना सवाल होता। एक सवाल होता है मयंक, बच्चों का जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे, और शायद जो लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं वो तो सोचते नहीं है, वो तो दोनों ही ग्रुप लिख देते हैं। सवाल आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप? सर दोनों ग्रुप, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो मोटिवेशन फर्स्ट ग्रुप में होता है वो आपको कभी ऐसे एक एक ग्रुप करके आएगा ही नहीं। फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट जो आपका अटेम्प्ट पहला में, फर्स्ट वो अटेम्प्ट आपका, में। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, सॉरी, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका गोल्डन अटेम्प्ट होता है सर। क्योंकि उस पे बहुत आप, बढ़िया, बहुत। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, बाद में आपको लगेगा कि यही तो पढ़ना है, ये तो पढ़ा हुआ है ये तो आता है। मयंक, आपसे बात करने के ना बहुत एक पॉजिटिविटी मेरे को महसूस हो रही है। आज मैं थका हुआ था, बहुत सारा काम किया मैंने, और जैसे ही मैंने मयंक को मैसेज किया कि आप अपन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ही सेड यस एकदम से। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा मयंक से बात करके, टू सी हिज स्माइलिंग फेस, एंड ही इज़ वेरी क्लियर, ही नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, I wish him that he carries this clarity till the end of this entire curriculum, यानी CA कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और फिर से हम इनका इंटरव्यू करें ऑल इंडिया रैंक जब इनकी आए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना भी करता हूँ। नमन को एक बार फिर से, मयंक को, सॉरी, नाम आपका नमन, बीच में नमन आ गया, मयंक, मयंक को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ। एक मैसेज मयंक, जो आपको लगता है, जिस एक ऐसी लाइन जो आपको मोटिवेट बार बार करती है, और जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो बता दीजिए और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सर एक लाइन तो नहीं, पर मैं बोलूंगा मेरे घर पे एक पोर्ट्रेट है श्री कृष्णा का, तो मुझे तो वही मोटिवेट करता है। जय श्री कृष्णा। जय इसी श्री बात पे कृष्ण। सभी लोग जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा है, आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए, मयंक हरवानी की आवाज़ को घर घर तक पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे फेल हो गए हैं, हिम्मत हार गए हैं, वो सीख सकें कि इतनी क्लैरिटी रखना भी अपने आप में कितना पॉजिटिव आपको बना देता है। और पॉजिटिव जब आप बनते हैं तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाता है, ज़िंदगी भी पॉजिटिव हो जाती है, और आगे सारी चीज़ें जो हैं होने लग जाती हैं। टाइम कम बचा है, जैसा मयंक ने कहा, अपने मोबाइल को फेंक दीजिए, पढ़ाई करिए, और हम फिर से एक बार धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सो मच मयंक फॉर कमिंग अप, एंड बच्चों से इतनी सारी बात करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ नोट्स वगैरह आप शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ, तो ज़रूर मैं मयंक को बोलूँगा कि वो और चीज़ें, अगर कुछ उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बनाए हैं, तो आई विल मोटिवेट हिम कि ही विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, एंड विल पुट दैट लिंक इन द ड्राइव अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, आप लोग वाकई में बहुत खूबसूरत लोग हैं, और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सब लोग क्लियर करें नेक्स्ट अटेम्प्ट में। थैंक यू मयंक, थैंक यू थैंक यू सर। आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।